ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। पूरे देश में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। ज्यादातर राज्य बारिश की मार से करहा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर टूट पड़ा है। मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग जल प्रहार से परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर ऐसा बरपा कि 5 मंजिला एक बिल्डिंग धराशायी होकर गिर गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी हाहाकार है। बिहार के गया में झरने भी सैलाब से खतरा बन गए हैं। गया के लंगूराही वाटरफॉल में 6 लड़कियां फंस गई, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पूरे मंडी जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी के पंडोह बाजार के पास भारी बारिश के बाद लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल प्रदेश का ये मंडी, जहां तस्वीरें आपको ये धुंधली नजर आ रही, क्योंकि लगातार वहां पर जो ये मौसम है वो बेहद चिंता का सबब लोगों के लिए बना हुआ है। ब्यास नदी पूरे उफान पर आपको दिखाई दे रही है और ये जो तेज बहाव है वो बता रहा है कि यहाँ पर जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। मौसम के चलते जो हालात हैं वो कितने मुश्किल बने हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी कई घर भारी बारिश की चपेट में आ गए। भारी बारिश की वजह से तो पहाड़ों पर बने कई घरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई, जिसके बाद ये घर मानो हवा में लटकने लगे। हालात देखते हुए प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया है, जिससे इन घरों में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। तो जीवन को खतरा देखते हुए प्रशासन ने इन घरों से लोगों को खाली करा लिया है, लेकिन जो लोग इस घर में रहते थे उनके लिए बहुत चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद वहां 5 मंजिला बिल्डिंग भी गिर गई। बिल्डिंग ऐसे गिरी जैसे कोई खिलौना हो। महज 5 सेकंड में 5 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई। हादसे के बाद वहां चारों तरफ इस बिल्डिंग का मलबा फैल गया। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को अपनी आंखों के सामने गिरता देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए किस तरह से 5 सेकंड और ये 5 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। कल तक जो पूरी बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी थी, अब वहाँ पर सिर्फ मलबा ही मलबा बिल्डिंग का है और लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस घटना को होते देखा। किस तरह से ये बिल्डिंग जो खड़ी थी, सामान्य रूप से नजर आ रही थी, वो 5 सेकंड के अंदर ही धराशायी हो गई। उत्तराखंड के चमोली की बात कर लेते हैं। यहां हुई लैंडस्लाइड की घटना ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। एक बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरी और सामने बने ढाबे की तरफ आ गई। भारी भरकम चट्टान को अपनी तरफ आता देख ढाबे में खाना खा रहे लोगों की सांसें अटक गई। इसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं वो अफरा तफरी आपको इन तस्वीरों में भी नजर आ रही है। किस तरह से यहाँ पर अचानक से देखिए ये जो मलबा गिर रहा है वो लैंडस्लाइड के बाद का है, और जब लोगों ने देखा कि बहुत तेजी से मलबा नीचे की ओर आ रहा है तो वो वहां से भागना शुरू करते हैं। वो अफरा तफरी भी इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। और ऋषिकेश का हाल आपको दिखाते हैं अब चमोली के बाद। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी हाल बेहाल है। वहां गंगा नदी पूरे उफान पर है। पुलिस प्रशासन की टीम वहां दिन रात मुस्तैदी से डटी हुई है और लोगों को ये कह रही है कि नदी में वो ना जाए, किनारे पर भी वो रहें तो सावधान होकर रहें। और ऐसे में तमाम टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं, उनसे नदी की इस तेज धारा को, तेज बहाव को देखते हुए पानी में ना उतरने के लिए लगातार उन्हें कह रही है। ये आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटी हुई नजर आ रही है। ये लोग एडवेंचरस होकर पानी के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वहां से हटाया जा रहा है।
जल प्रलय ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। इसके चलते बिहार के गया में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां लंगूराही वाटरफॉल पर कुछ टूरिस्ट छुट्टी मनाने गए थे। इसी दौरान वहां पानी का तेज सैलाब आ गया। कई टूरिस्ट जान बचाकर भागे तो कई फंस गए पानी की तेज धार में। तो 6 लड़कियां बहने लगी। काफी मशक्कत के बाद इन लड़कियों को बचाने में कामयाबी हाथ आई। आप देख सकते हैं किस तरह चट्टान का सहारा लेकर ये लड़कियां खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। फिर इन्हें बचाने के लिए टीम पहुंची और इन्हें बचाया गया। लंगूराही वाटरफॉल की तस्वीरें हैं, जहां पर टूरिस्ट इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से पानी का तेज सैलाब वहां पर आता है, जिसके बाद टूरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और इसी भाग दौड़ में 6 लड़कियां जो वहां पर सैर सपाटे के लिए पहुंची हुई थी, वो भी फंस जाती हैं। और किसी तरह देखिए सब लोग अपनी कोई चट्टान के ऊपर चढ़कर, कोई चट्टान का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। गनीमत रही कि इन 6 लड़कियों को जो वहां फंस गई थी उन्हें बचा लिया गया। बाढ़ और बारिश से आधे हिंदुस्तान पर मुसीबत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लापरवाही को दिखाता एक ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया। शॉर्टकट के चक्कर में बाइक सवार एक युवक पानी से भरे अंडरपास में बाइक ले गया और फंस गया। इसके बाद बाइक सवार को वापस लौटना ही पड़ा। तो देखिए ऐसे मौसम में इन हालातों के बीच में शॉर्टकट लेना आपकी जान के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है, तो ऐसा करने से बचे। यहाँ शॉर्टकट के चक्कर में बाइक सवार एक युवक जो पानी से भरे अंडरपास में बाइक लेकर चला गया था, लेकिन वहां फंस गया और उसके बाद बाइक सवार को वापस लौटना पड़ा। गनीमत रही कि वो सकुशल वापस लौटा है, नहीं तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि इस तरह के हादसों में जो जोखिम उठाता है उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। झमाझम बारिश के बाद वाराणसी के अलग अलग इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। करीब 1 घंटे की बारिश यहां पर हुई और इस 1 घंटे की बारिश ने ही नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। जल जमाव से आम जनजीवन प्रभावित होता देखा गया। बारिश से गाड़ियों की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। वहीं न सिर्फ वाराणसी बल्कि प्रयागराज की अगर बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में भी बाढ़ बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो बाढ़ का पानी है वो पंडा पुरोहितों के तक पहुंच गया है। इसके बाद जो पंडा पुरोहित हैं अपना सामान दूसरी जगह अब शिफ्ट करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अपना सामान वो अपने तय स्थान से कहीं और लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर कल तक वो बैठते थे वहां पर अब पानी भरा हुआ है। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा के यमुनानगर में भी मुसीबत की बारिश हो रही है। जिले के सबसे पॉश इलाके में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें दरिया बन चुकी है, घरों में भी पानी घुसा है। इससे जरूरी सामान अब पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। घुटनों से भी ऊपर देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है। पॉश जो सेक्टर्स हैं उनका भी हाल ऐसा ही है, वहां पर भी सड़कें दरिया बनी हुई है। देखिए घर का जो सिलेंडर है, रसोई सिलेंडर, वो किस तरह से यहाँ पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। और न सिर्फ हरियाणा का यमुनानगर बल्कि जो झारखंड का जमशेदपुर है वहां पर भी बाढ़ बारिश अपना कहर दिखा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जमशेदपुर में ये स्कूटी सवार युवक बहते बहते बच गया। अगर वहां दूसरे जो गांव वाले नहीं होते तो ये स्कूटी सवार ऐसा ही पानी में बह जाता। अपनी स्कूटी को खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जम्मू बेस कैंप अब श्रद्धालु पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कल बेस कैंप से पहला जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होगा। 3 जुलाई से पवित्र गुफा के दर्शन शुरू हो जाएंगे और 10 अगस्त तक जो ये पूरा यात्रा मार्ग है, अमरनाथ यात्रा मार्ग, वो नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा जो प्रक्रिया है वो कई लेयर में है। कई लेयर में यहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी यात्रियों की सुरक्षा के लिए। केंद्रीय बल हो, पुलिस हो, स्पेशल फोर्स के जवान हो, सभी यहाँ पर तैनात रहेंगे और हर संदिग्ध व्यक्ति की बारीकी से यहाँ पर जांच की जा रही है। लोगों के ध्यान में है कि 3 जुलाई से
देश भर से श्रद्धालु बाबा अमरनाथ जी के दर्शनार्थ आ रहे हैं। यात्री सुविधाओं में वृद्धि हो, इसका निरंतर प्रयास श्राइन बोर्ड कर रहा था। आज ये यात्री निवास जो आज से 2.5 वर्ष पूर्व बनना शुरू हुआ, उसका प्रथम चरण पूरा हो गया है। लगभग 1300 के आसपास यात्री इसमें स्थायी रूप से रह सकेंगे। सेकेंड फेज का निर्माण भी आगे होगा। मैं समझता हूं कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित रहने का स्थान हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में यात्रियों की सुविधा के लिए नए बनाए गए यात्री निवास का उद्घाटन किया। ये भवन एक श्रद्धालु ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को बनाकर दान किया है। भवन में 1200 से ज्यादा लोग रह सकते हैं और वहां पर रुकने के लिए काफी कम पैसों पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो यहां पर इस भवन का उद्घाटन किया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। 3 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस बार सिर्फ 38 दिन की ये यात्रा रहेगी। 2 रास्तों से यात्री रवाना किए जाएंगे। 2 रास्ते इसके लिए तय किए गए हैं। जम्मू से पहलगाम होते हुए गुफा तक की यात्रा, एक रास्ता ये रहेगा जो जम्मू से पहलगाम होते हुए गुफा तक ले जाएगा और दूसरा रास्ता रहेगा जम्मू से बालटाल होते हुए गुफा तक पहुंचने का। यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी का पालन करना बेहद जरूरी है। 9 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। इस तरह से 38 दिनों की ये यात्रा जो है वो 9 अगस्त को उसका समापन हो जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा इस बार अलग क्या क्या है इसमें? हेलीकॉप्टर सर्विस इस बार पिछली बार की यात्राओं की तरह नहीं रहेगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं रहेगी। जो गाड़ियां होंगी यात्रियों की वो काफिले में ही चलेंगी। निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अकेली गाड़ी जो है वो नहीं जा पाएगी। जम्मू के बाद रेल से यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। AI ड्रोन से पूरी यात्रा पर नजर रखी जाएगी। अमरनाथ यात्रा में जाने वाले हर श्रद्धालु को सुरक्षा बल ट्रैक करते रहेंगे। इस बार उम्र सीमा में भी सख्ती होगी। 13 साल से 70 साल के बीच के जो यात्री हैं वही केवल इस यात्रा को कर पाएंगे, उन्हें ही अनुमति रहेगी। अमरनाथ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट है। पहलगाम, रामबन, उधमपुर, कठुआ ऐसे तमाम इलाके हैं जहां सुरक्षा बलों ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। हर संदिग्ध व्यक्ति की बारीकी से जांच हो रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन तक हर कोई अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में लगा हुआ है। कि जैसा आप जानते हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा अगले कुछ दिनों में उसका शुभारंभ होने वाला है और उसमें बहुत से श्रद्धालु जो हैं ऊपर जो पवित्र गुफा है वहाँ दर्शन करेंगे। तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे मौजूद अर्धसैनिक बल और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे कि आर्मी, उनके साथ काफ़ी वृहद जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, जिसमें बहुत इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट्स भी हुई हैं और बहुत सी अतिरिक्त जो मेजर्स हैं ताकि रीसेंट पस मंजर में जो रहा है उसके कारण हम लोगों ने बहुत से एडिशनल जो सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं दोनों एक्सिस में किए गए हैं। इन दोनों एक्सिस के अलावा भी जो कि यहाँ दरमियानी ज़िले हैं, ताकि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको एक सेफ पैसेज दी जाए, तो उस सिलसिले में भी काफ़ी इंतजामात हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, ये सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन से पहले ही प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव जारी है। बीजेपी आज अपने 4 राज्यों के अध्यक्षों का ऐलान करेगी। माफ कीजिएगा, 5 प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान करेगी। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल को नए अध्यक्ष मिलेंगे। तेलंगाना के नए अध्यक्ष के नाम आज ऐलान। महाराष्ट्र में रविंद्र चव्हाण को कमान मिली है। तेलंगाना में रामचंद्र राव बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को अध्यक्ष पद की समान सौंपी गई है कमान। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के एक बार फिर से अध्यक्ष रहेंगे। आज MP में प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
इंद्र भट्ट को एक बार फिर उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की कमान किसे सौंपी जाएगी, उसके लिए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। 4 प्रदेश के अध्यक्षों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल को नए अध्यक्ष मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी से निकाले गए लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी। ये भी बताया कि उनके मन में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने स्वीकार किया कि अनुष्का यादव के साथ जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद तेज प्रताप यादव ने ही की थी। हमारी आईडी से इसको अपलोड किया गया था, ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस चीज़ों को हम टच नहीं करना चाहते हैं। आपने पता करवाया किसने किया था ये? नहीं, हम नहीं किया था, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। आपने खुद किया था? हमने खुद किया था, ठीक है। और हम इस चीज़ पे अभी फोकस नहीं करना चाहते हैं। तो बाद में आपने क्यों कहा कि आपका आईडी हैक कर लिया गया है, जब आपने खुद ही किया था? तो सिचुएशन कुछ थे उस समय, माहौल कुछ और था। बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें भी आपकी वायरल हुई थी, जिसके बाद लोगों ने मुझसे कहा कि जब भी आप तेज प्रताप जी से मिलिएगा पूछिएगा कि वो तस्वीरें सच हैं या झूठ हैं। अब तस्वीर में जो होगा वो आप देखे ही होंगे। तस्वीर मुझे तो अच्छी तस्वीरें लगी थी। अब जो भी लगा होगा आपको तस्वीर खिंचवाई तो आपने ही होंगी ना, कैमरामैन आपने रखा होगा, खिंचवाई आपने होंगी। वो ठीक है, हमने खिंचवाया था। हमारे साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं, हमारे साथ तो फोटो बहुत सारे लोग खिंचाते हैं, लेकिन उसमें बहुत व्यक्तिगत रिश्तों वाले फोटोग्राफ्स थे ना? हाँ, उसमें थे फोटोग्राफ्स, लेकिन उस मैटर को अभी हम नहीं बोलना चाहते हैं। वहीं जब तेज प्रताप यादव से उन जयचंदों के बारे में सवाल किया गया जिनका जिक्र उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया था, तब आप खुद सुनिए कि उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। आप कुछ जयचंदों का जिक्र करते हैं अपने ट्वीट में, कौन है वो लोग? तो जयचंद हैं तो सब लोग जानते हैं कि जयचंद कौन है। इसमें बाहर से आके घर में घुस गए हैं, घुसपैठ कर लिए हैं। हाँ, घुसपैठ तो किए ही हुए हैं। हाँ। तो लेकिन उन लोगों पे हम नहीं जाना चाहते। वहीं जब तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया कि उनकी असल लड़ाई किसके साथ है, तो सुनिए कि तेज प्रताप यादव ने क्या जवाब दिया। आपकी लड़ाई तेजस्वी यादव से है या संजय यादव से है? नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जो हमसे लड़ेगा मेरी लड़ाई उससे हो जाएगी, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। तेजस्वी जी से क्या लड़ाई होगी हमारी? हमारे भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, उनसे क्यों लड़ाई होगी? महत्वाकांक्षा आड़े आ रही होगी ना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम इतना लोभी नहीं कि हमको कुर्सी चाहिए, हमको बैठना, चिपके रहना है कुर्सी में। हम इतने लोभी नहीं हैं। बड़े बेटे तो आप ही हैं। वो बड़े बेटे हैं वो अलग की बात है। राम जी भी तो बड़े थे, लेकिन वो 14 वर्ष का क्या हुआ, वनवास हुआ ना जी, मिला ना। समझिए कि हम वनवास में हैं। आरजेडी से निकाले जाने के लालू प्रसाद यादव के फैसले पर भी तेज प्रताप यादव ने अपनी बात रखी। आपको लग रहा है कि लालू जी ने जो फैसला किया, आगे आने वाले वक्त में उनको पछतावा होगा इस बात पर? देखिए, क्या पछतावा होगा नहीं होगा, वो हमारे पिता हैं, उनका जो भी आदेश होगा वो सर आंखों पे होगा। जो भी चीज़ वो हमारे लिए करेंगे अच्छा करेंगे। कभी पुत्र का पिता जो होते हैं वो बुरा कभी नहीं चाहते हैं। और हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, जो भी माहौल बना, इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव का इस बातचीत के दौरान कई बार दर्द झलका। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि वो राजनीति में अगला कदम क्या लेने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, जहां आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद हैं। मायागंज अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। रीतलाल यादव की पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि मेरे पति को जेल में मारने की साजिश हुई है। ये आरोप लगाए हैं रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने। गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके पति रीतलाल यादव को मारने की साजिश जेल में की गई है। यादव अभी भर्ती है, उनको मारने की साजिश किया गया है जेल में, भागलपुर जेल में उनको सेल में रखा हुआ था। उनको मारने का कोशिश किया गया, तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। इस तरह से टॉर्चर करना उनके परिवार को, हम लोग पूरे परिवार को मारना चाह रहे। मेरे पति अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो कथा पर शुरू हुआ कलेश अब कैश तक पहुंच गया है। 21 जून को यूपी के इटावा में कथावाचक के अपमान के साथ शुरू हुआ विवाद एक कदम और आगे बढ़ गया, जब समाजवादी के
पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे बाबा बागेश्वर पर टेबल के नीचे से पैसे लेने का गंभीर आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया तब हड़कंप मच गया। चलिए आपको दिखाते हैं कथा, कैश और कलेश की ये पूरी कहानी। राउंड 1। लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों सुनो कान खोलकर, हम दान लेते हैं, यस। हम दक्षिणा लेते हैं, यस। राउंड 2। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? हम कथा का भी दक्षिणा लेते हैं, यस। जब 2 कौड़ी के एक्टिंग करने वाले लोग करोड़ों ले सकते हैं तो हम भी लेते हैं। समझ तो आप गए ही होंगे कि कथावाचक विवाद का नया चेहरा बन गए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं, बाबा के जलवे हैं। अरे भाई, कभी विचार तो करो, जिस आदमी पर तुम कमेंट कर रहे हो उस आदमी को जीवन को देखने की कोशिश तो करो। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि भला बाबा बागेश्वर कथावाचक विवाद का चेहरा क्यों बन गए हैं? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ अखिलेश यादव का बाबा बागेश्वर पर हमला नहीं है, बल्कि हमले के पीछे उनका विदेश दौरा भी है। तस्वीरें जून महीने की ही हैं, जब बाबा बागेश्वर कथा सुनाने के लिए न्यूजीलैंड की धरती पर पधारे थे। एयरपोर्ट पर बाबा की एक झलक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था, लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये काले रंग की लॉन्ग। इससे हम विचलित भी नहीं हुए। तुम ये मत समझना कि तुमने फोटो या वीडियो डाल दिया तो हम विचलित हो गए, नहीं। हमें तो बड़ा मजा आया कि तो कम से कम तुम्हें हमारी ऐसी याद तो आई। जब बाबा के कान तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने मंच से ही ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि 60,000 की जैकेट से पेट में दर्द हो रहा है तो वो 1,20,000 की जैकेट पहनकर दिखाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया में हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार। कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60,000 की जैकेट पहन लो, और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1,20 की पहनेंगे बेटे। और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो।
भारत से हजारों किलोमीटर दूर, लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा देश है, मिनी इंडिया, लिटिल इंडिया, फिजी में, जहां भारतीय मूल के लोग यहां पर सनातन संस्कृति का निरंतर कार्य कर रहे हैं। देश बड़ा प्यारा है, टापू है, समुद्र का किनारा है, चारों तरफ हरियाली है, प्रसन्नता है, शांति है, और खुशबू तो भारत जैसी है। लेकिन भारत तो भारत है, बड़ी याद आ रही है। ठीक सुना आपने, बाबा बागेश्वर फिजी पहुंचे तो थे कथा सुनाने, लेकिन गुच्ची का चश्मा सुर्खियां बटोर ले गया। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात पर भी सफाई पेश की कि इतना महंगा चश्मा लगाने की नौबत क्यों आई थी। जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे हैं मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। धीरेन्द्र शास्त्री भी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि कौन सा ब्रांड कितना महंगा है, इसका पूरा अध्ययन कर रखा था। इसीलिए ट्रोलर्स को चेतावनी देने के लिए बाबा ने प्राडा वाले हथियार का इस्तेमाल किया। बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं, और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी, पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी, तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर पूरे 1 महीने तक 3 देशों की विदेश यात्रा पर थे, फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस दौरे पर बाबा बागेश्वर ने जब महंगे ब्रांड की चीजों का इस्तेमाल किया तो लोग सवाल पूछने लगे कि भला कोई साधु संत गुच्ची का चश्मा क्यों लगा रहा है। सवाल पूछे गए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ही अंदाज में इन सवालों का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि ये भी बताया कि वो आगे और भी ज्यादा महंगे ब्रांड पहनते रहेंगे और उन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर के ब्रांड को लेकर इतना बवाल क्यों होता है, और इस सवाल के जवाब के लिए पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा की हैं, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डर्ट बाइक की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। जिनका मन सच्चा होता है उनका हर काम अच्छा होता है, और जो सच्चा होता है वो थोड़ा बच्चा होता है। दरअसल हिंदुस्तान में साधु संतों को जिस सादगी के साथ देखा गया है, उसमें किसी बाबा का इस तरह से आधुनिक गाड़ियों की सवारी करने वाली तस्वीर उस छवि के साथ मेल नहीं खाती जिसमें बाबा तमाम तरह के सांसारिक माया मोह को त्याग कर बेहद सादगी के साथ जीवन बिताने की बात करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे विवाद पर सिर्फ इतना कहते हैं कि ये भक्तों की श्रद्धा है जो उन्हें इस तरह के अनुभव देती है।
हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है। लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते हैं। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कथावाचकों की मोटी फीस का मुद्दा उछालकर इसमें धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री करा दी है। धीरेंद्र शास्त्री ने खुद कबूल किया है कि हाँ, वो फीस लेते हैं और गरीब बच्चियों के कल्याण के लिए ये फीस को लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री का इस विवाद में नाम लेने के पीछे उनकी बढ़ती लोकप्रियता और महंगे ब्रांड इस्तेमाल करने का कनेक्शन है, या फिर अखिलेश यादव को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत करने का एक मौका मिल गया है। तस्वीरें 25 जून की हैं, जब अखिलेश यादव ने जिन कथावाचकों का अपमान हुआ था उन्हें अपने मंच पर बुलाया और हारमोनियम ढोलक देकर सम्मान किया था। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में, आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। अब इस पूरे मामले की राजनीतिक तस्वीर को भी समझ लेते हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता कथावाचकों को यादव बताकर अपने कोर वोट को साध रही है। इसके साथ ही पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित समेत अन्य जातियों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जबकि बीजेपी ब्राह्मण राजपूत वोट बैंक को साथ रखते हुए पिछड़ों और दलितों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर अखिलेश को एक ऐसे चेहरे के तौर पर मिले हैं जिससे वो बीजेपी को घेर सकते हैं। भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा, उस दिन भारत भव्य है। दरअसल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार बीजेपी को सूट करती है, और यही वजह है कि बाबा चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, उनके मंच पर बीजेपी नेताओं का तांता लगा हुआ दिखाई देता है। आप अपना गौरव भूलना मत, वन में रहने वाले वनवासियों, तुम उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वजों की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कथावाचक वाले मामले पर क्या कहा था, जरा सुनिए। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप है। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। तो जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। सनातन का झंडा उठाकर चलने वाले धीरेंद्र शास्त्री राजनीति की धुरी अक्सर बनते रहे हैं, और ये बेहद कम वक्त में हुआ है। कैसे, ये समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये वीडियो धीरेंद्र शास्त्री की पहली कथा का बताया जाता है, जब रोशनी के ठीक से इंतजाम तक नहीं थे। एक अंधेरे से कमरे में धीरेंद्र शास्त्री कथा सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े से ही वक्त में धीरेंद्र शास्त्री का रुतबा ऐसा बढ़ा कि हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक उनकी तूती बोलने लगी।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब 12 साल के हुए तभी से प्रवचन देना शुरू कर दिया था और 7 साल पहले तक छतरपुर के गड़ा गांव में साइकिल और मोटरसाइकिल पर दिखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब बेहद महंगी और लग्जरी गाड़ियों में दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा और ऐसा बढ़ा कि अब उनके दरबार में पर्ची लगाने और नंबर लगाने के लिए लोग लाइन में खड़े दिखते हैं। बाबा के दरबार में लगने वाली भीड़ सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश दौरों में भी दिखाई देती है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वीपी न्यूज। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में एनडीए के लिए ये खबर खुशखबरी जैसी है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नई कवायद की है। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुट गई है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बयान सामने आया है। महागठबंधन से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ऐसे में सेकुलर वोट में बिखराव रोकने की कोशिश है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है और महागठबंधन के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। वैचारिक तौर पर कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों ने बहुत तबाही मचाई है, बिहार का सौहार्द तोड़ा है, हमारे पुरखों की विरासत को बर्बाद किया है। आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान न हो, इसलिए इस सांप्रदायिक सरकार को हटाना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाया जाए। ये मेरी अपने विचारधारा के अनुरूप हमने एक प्रपोजल दिया है। ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है ना, ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा की शक्ति हमारी है कि बिहार में आम जनों के हित में हमारी ये सोच है कि बिहार में पुनः फिर ये गंदी सरकार ना आ जाए, जिसने करप्शन को इतना बढ़ावा दिया है, जिसने भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है और अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र का रोज चीरहरण हो रहा है, सामाजिक सौहार्द बर्बाद हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई चली गई है, नौजवानों का कारोबार लुट गया है। इस सरकार को हटाना जरूरी है। नहीं, अब वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, क्या करेंगे? हाँ भी नहीं ना भी नहीं कहते हैं। अख्तरुल ईमान के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने एआईएमआईएम और महागठबंधन पर तंज कसा। एमआईएम के बीच और आरजेडी महागठबंधन के बीच ये लोगों के लिए दिलचस्प सवाल है, क्योंकि एक तरफ ये दोनों एक ही वोट बैंक के हिमायती होने की बात करते हैं, खुद को एक वोट बैंक का ठेकेदार समझते हैं, उनकी भलाई नहीं चाहते हैं, लेकिन दावे बड़े बड़े करते हैं। और अब एक बार पेशकश की गई साथ चलने की, साथ लड़ने की, और दूसरी तरफ नकारने की भी बात हो गई। तो अब एमआईएम तीसरा मोर्चा बनाए, चौथा मोर्चा बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक़लियत समाज के लोग भी विकास के मॉडल पर नीतीश जी को ही चुनेंगे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि लालू परिवार की मानसिकता आपराधिक है। वो लोकतंत्र से नहीं बल्कि छीन कर काम करने की बात करते हैं। लालू यादव ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। तेजस्वी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। तो लालू ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। सम्राट चौधरी ने यह कहते हुए हमला बोला, कहा कि तेजस्वी भी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, और ऐसे में जब बिहार में चुनाव नजदीक हैं तो वार पलटवार राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर जारी है। लालू प्रसाद जी लगातार लोकसभा के अंदर भी बिल फड़वाते रहे, ये कोई नई बात नहीं। बिहार की जनता जानती है कि गुंडागर्दी का प्रतीक कौन है, अपराधियों के प्रतीक कौन है। तो ये अराजकता वाले लोग हैं, इसमें कहाँ दो मत है। लालू जी का परिवार गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है, और जब महिला बहनों के लिए सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल लाया था तो फड़वाने का काम लालू प्रसाद जी ने ही किया। इनके पिताजी 15 साल राज कर लिए इस डर पर। मैं भी ओबीसी समाज का बेटा हूँ। ये सब डर दिखाना बंद करें। इस देश में मोदी जी हैं, ना पिछड़ों का हक जा सकता है, ना अति पिछड़ों का हक जा सकता है, ना गरीब स्वर्णों का हक जा सकता है। कोई दलित का, कोई पिछड़ा का, अति पिछड़े का 1 इंच भी बाका नहीं हिला सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए। ये लोग गुंडागर्दी से सरकार चाहते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। समीक्षा हो रही है, समीक्षा होना चाहिए, जांच तो होनी ही चाहिए कि कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी तो घुसा हुआ नहीं है, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है।
ये जांच करेगा, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कोई पार्टी नहीं करे। मेरा ये आग्रह होगा। आज से दिल्ली में 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिल रहा है। उन गाड़ियों की कैमरों से निगरानी हो रही है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा और 10 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल आज से नहीं मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।